दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में अपने साथ में है जॉन डियर का 5210 गियर प्रो 4 व्हील ड्राइव V2। अब 2026 का लेटेस्ट मॉडल है ये। आप मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले चेक कर लो, छठे महीने 2026 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये लेटेस्ट मॉडल है। इसके अंदर क्या कुछ कंपनी ने चेंज किए हैं, आपके हिसाब से क्या ये ट्रैक्टर आपके बजट के हिसाब से सही है, आपके काम के हिसाब से कहीं पर फिट बैठेगा, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। इसकी प्राइस भी आपको लास्ट में बताऊंगा और इसका माइलेज भी आपको बताऊंगा कि माइलेज क्या कुछ देखने को मिलेगा, किन किसान भाइयों के लिए बेस्ट रहेगा और किन किसान भाइयों को इसको क्विट करके अदर कंपनी के ट्रैक्टर की तरफ चला जाना चाहिए। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में रहेगा, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके सारे सुझाव सवाल जो भी दिमाग में है इस ट्रैक्टर को लेकर के वो सारे दूर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको शुरू से। सबसे पहला इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको ऑलमोस्ट पहले की तरह सेम देखने को मिलेगी। इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं लगती है। ना तो विजिबिलिटी में कभी कोई दिक्कत आती है, पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ मैं। ना तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आती है और ना इसको चलाते टाइम कोई उस तरीके की दिक्कत महसूस होती है। तो डिज़ाइन वाइज, बॉडी लैंग्वेज वाइज ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। बोनेट आगे से ओपन होता है, ये की यहाँ पर दी गई है। की को मैं निकाल लेता हूँ बाहर और बोनेट को कर लेते हैं ओपन, क्योंकि इंजन से शुरुआत कहीं ना कहीं होगी दोस्तों, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, पावर किस तरीके की आपको निकाल करके ये देगा। तो यहाँ से की लगानी है ये, ठीक है, ये आपकी की लगेगी इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ से आपका बोनेट ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। डुअल गैस स्टार्ट कंपनी ने यहाँ पर दी है। फ्रंट में आप देखोगे 88 एम्पियर की एक्साइड की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रंट में तो इसका जो रेडिएटर है, बड़े साइज का एल्युमिनियम का रेडिएटर दिया गया है। यहाँ पर अगर कंपनी एक प्रोटेक्शन के लिए अगर जाली और ऐड कर देती तो ज़्यादा बेटर कहीं ना कहीं हो सकता था। तो वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग इसके अंदर की गई है। उसके बाद में मेनली है इसका इंजन, क्योंकि पावर आपको डिलीवर ये कराएगा। इंजन की अगर बात कर लें तो आपको 50 HP की पावर जनरेट करके देता है 2100 रेटेड RPM पर। और अगर इसके सीसी की बात कर लें तो 2940 सीसी का इंजन इसके अंदर लगाया गया है, जो अच्छी खासी पावर जनरेट करके दे देता है। टर्बो चार्ज इंजन इसके अंदर लगाया गया है। आप यहाँ पर देखोगे टेल की टर्बो इसके अंदर दोस्तों लगाई गई है, जो कि अगर रेटेड RPM की बात कर लें तो 1,75,000 RPM के ऊपर रोटेट करती है, मैक्सिमम RPM के ऊपर। तो इस तरीके का कुछ कैलिब्रेशन इसकी की गई है। अगर बात कर लें दोस्तों इसके मैक्सिमम टॉर्क की तो लगभग 189 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क आपको क्रैंक शाफ्ट के ऊपर निकाल करके देगा। और बैकअप टॉर्क की बात कर लें तो लगभग 40 से 42% का बैकअप टॉर्क ये इंजन आपको जनरेट करके दे देता है। तो पावर फिगर के मामले से अगर आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं ऑन ग्राउंड जब आप इसको चलाते हो। फ्यूल पंप की बात कर लें तो बोस का ही इनलाइन फ्यूल पंप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं लो मेंटेनेंस और लॉन्ग लाइफ पंप माना जाता है। कंपनी इसीलिए उसको लगातार कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद में अगर आप इस तरफ आओगे तो यहाँ से इंजन को देखोगे, पूरा इंजन आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग की गई हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ यहाँ की जगह अगर यहाँ हो जाती तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता था। अगर अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं तो 40 एम्पियर का अल्टरनेटर है ये दोस्तों। TVS लूकस कंपनी का अल्टरनेटर कंपनी यूज़ करती है। स्टार्टर मोटर की बात कर लें, 2.5 किलोवाट की स्टार्टर मोटर आपको देखने को मिल जाती है। अच्छी स्टार्टर मोटर लगाई गई है, जिससे कि बहुत हल्के से सेल्फ में आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। डुअल पंप आपको देखने को मिलेंगे। पहला पंप आपका हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है, दूसरा पंप आपका पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। दोनों ही पंप सिंगल पंप के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, अलग अलग पंप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल टैंडम सिलेंडर के साथ में आता है, जो कहीं ना कहीं आपको रिलायबिलिटी के मामले में लॉन्ग लाइफ देखने को मिलता है। कोई भी जल्दी से मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं आएगा। अगर बात कर लें फ्रंट एक्सल की तो इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल है हैवी ड्यूटी होने के साथ साथ
प्लानेटरी रिडक्शन से लेस है फ्रंट एक्सल जो इसका है, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक चलाते हुए कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा। हैवी ड्यूटी काम इसके साथ आप करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर इसके अंदर कोस्ट कटिंग है या इसको और हैवी ड्यूटी किया जा सकता था। अगर फ्रंट एक्सल की बात कर लें तो इसके अंदर आपको दाना का फ्रंट एक्सल दोस्तों देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिलायबल माना जाता है। लंबे टाइम से कंपनी इसको यूज़ कर रही है फ्रंट एक्सल के मामले में। अगर टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टायर साइज़ है वो आपको 9/5/24 का टायर साइज़ देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर अपोलो के टायर इसके अंदर दिए गए हैं। बैक टायर्स की बात कर लेते हैं, बैक टायर्स भी आपको अपोलो के देखने को मिलेंगे। 16 और 28 टायर कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। अपोलो के साथ साथ कंपनी कई सारे ऑप्शन और भी देती है। गुडियर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है और MRF का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बड़ा चेंज क्या किया गया है, कंपनी पहले इसको जो दे रही थी वो 250 घंटे का सर्विस इंटरवल इसके साथ में आता था, लेकिन अब कंपनी ने उसको चेंज करके 500 घंटे का सर्विस इंटरवल इस ट्रैक्टर के साथ में दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्यूल फिल्टर जो है इसके अंदर वो भी सिंगल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो चेंज हुआ है उसका पार्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप इसकी 4 व्हील ड्राइव की साफ्ट देखोगे तो नीचे से जाती हुई आपको 4 व्हील ड्राइव की इसकी साफ्ट दिखाई देती है दोस्तों, जो कि अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट इसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। लेकिन अगर रिलायबिलिटी की बात करें, जैसा पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ मैं ट्रैक्टर को, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर टच होगी मिट्टी से या ये ब्रेक डाउन होने की समस्या इसके अंदर आ जाए, वो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाता है। सिंगल फुट स्टेप यहाँ पर दिया गया है प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए। बड़ा चेंज यहाँ पर एक और किया गया है, पहले इसके लिए पूरा कंप्लीट सिंगल मैट आता था, जो कि आपको अलग से लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये उसके ऊपर खर्च करने पड़ते थे। लेकिन कंपनी ने अब क्या किया, कंपनी ने ये वाला पार्ट पहले से ही आता था, ये साइड वाले 2 रबर मैट ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, जो कि दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको अलग से वो रबर मैट के ऊपर 6-6.5 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी फिटेड ही आपको फ्लोर मैट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये मॉडल अपने साथ में खड़ा हुआ है दोस्तों गियर प्रो V2। ध्यान रखना ये लिफ्ट प्रो नहीं है, गियर प्रो V2 है। अब V2 और V1 में क्या डिफरेंस है, कई सारे किसान भाई इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि यार हमारे लिए V1 बेस्ट है, V2 बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए आज के टाइम में। तो आपको क्लियरली मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि क्या डिफरेंस दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा चार्ट के पास किसानों को लेकर के आओगे और ये दिखाओगे, ये हल्का सा हाइड हो रखा है चार्ट, ये आप देखोगे। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जो V1 वेरिएंट है उसके अंदर किसानों को समस्या आती थी, जब हम ट्रैक्टर को रोटावेटर के ऊपर चला रहे होते थे तो हमें A1 गियर मिलता था जिसकी बहुत कम स्लो स्पीड है, और A2 गियर मिलता था जिसकी कंपैरेटिवली अगर मार्केट के अन्य ट्रैक्टरों को देखेंगे या रोटावेटर की एक अच्छी स्पीड को हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसके हिसाब से वो स्पीड कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाती थी। तो उसके लिए कंपनी ने V2 मॉडल लॉन्च किया। इसके अंदर क्या है कि पहले जो हमें 2 गियर मिल रहे थे रोटावेटर के लिए, A1 और A2, तीसरा गियर किसी काम का नहीं था, क्योंकि तीसरे गियर की स्पीड जस्ट डबल हो जाती थी। जस्ट डबल से मेरा मतलब ये है कि मान लो 1 किलोमीटर की पहले गियर की चाल है, दूसरे की 2 किलोमीटर की है, तो तीसरे गियर की चाल कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, वो 3 किलोमीटर की होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर स्पीड हो जाती थी 4.5 से 5 किलोमीटर की, तो कहीं ना कहीं वो डबल हो जाती थी, किसी काम की नहीं रह जाती थी रोटावेटर के लिए। तो इसके अंदर क्या किया कंपनी ने, यहाँ पर आपको बीच के गियर मिल जाएंगे। यहाँ पर अब आपको 3 स्पीड मिल गई हैं। पहली स्पीड मिल गई A2 गियर की, दूसरी स्पीड मिल गई आपको B1 गियर की, और तीसरी स्पीड आपको मिल गई है अब A3 गियर की। अगर मान लो इससे ज़्यादा स्पीड की भी आपको थोड़ी सी ज़रूरत है, यानी कि जो A3 पहले वाले गियर कॉम्बिनेशन की चाल थी, क्योंकि कई बार जैसे पडलिंग करते हैं तो वहाँ पर ट्रैक्टर तेज़ चल के भी काम हो जाता है, तो उसके लिए आपको अब C1 की भी स्पीड इसके अंदर मिल जाती है। तो C1 की स्पीड में आप जब पडलिंग वगैरह कर रहे हो, थोड़ा सा स्पीड में आपको काम करना है, तो वो भी आपको स्पीड मिल जाती है। ये चेंज इसके गियर कॉम्बिनेशन में किया गया है। उसके अलावा जब पहले आप देखते थे, जब रोड पर ट्रैक्टर को लेके जाते थे तो ए से जब D का पहला गियर जब आप चला रहे होते थे, D2 डालते थे, इजीली शिफ्ट हो जाता था ट्रैक्टर के ऊपर, कोई लोड नहीं आता था। लेकिन जब हम D2 से D3 में जाते थे तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर घुटता था, ट्रैक्टर बफरिंग करता था, तो वो समस्या कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। अब क्या किया कंपनी ने, जो आपके D2 गियर की स्पीड है, D2 गियर की स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आप समझो D2 गियर को और थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि जैसे मान लो पहले अंतर आ रहा था 10 किलोमीटर का
यहाँ पर D1 से D2 में और D3 में आपका सीधा 12-15 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा था। तो वो फ़र्क ख़त्म करके अब जैसे मान लो एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं 14 किलोमीटर का बीच में अगर गैप आ रहा है D1 से D2 में, तो 14 ही किलोमीटर का गैप अब D2 से D3 में आ रहा है। तो ना तो गियर शिफ्ट करते टाइम वो दिक्कत आती है और ना आपका ट्रैक्टर बफरिंग करता है, ना ट्रैक्टर की आवाज़ चेंज होती है। तो वो चेंज इसकी गियर स्पीड में किया गया है। दूसरा बड़ा चेंज क्या है, पास आ जाओ आप, किसान भाइयों को दिखाओ। मैंने अक्सर बहुत सारी वीडियोस में ये कमी बताई थी, शायद हो सकता है जॉन डियर वालों ने सुना हो, देखा हो और उसके ऊपर काम किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली, वो है इसकी सीट। क्योंकि जब किसान भाई ट्रैक्टर के ऊपर बैठेगा तो सबसे पहला कंफर्ट उसके लिए ये सीट है, बाकी का सारा कंफर्ट उसके बाद का है। क्योंकि जिस सीट के ऊपर वो बैठा है, अगर वही कंफर्टेबल नहीं है तो ट्रैक्टर आपका चाहे क्यों ना कितना ही कंफर्टेबल हो, वो आपके हिसाब से सही नहीं है। तो उसके ऊपर कंपनी ने काम किया। पहली चीज़ तो आप देखोगे जो इसका नीचे वाला कुशन है, इसका साइज़ कंपनी ने बड़ा कर दिया। ये भी छोटा आता था, एक हाथ का सारा आता था, बैक रेस्ट भी एक हाथ का था, ये बड़ा कर दिया कंपनी ने। पूरी सीट कंपनी ने बड़ी कर दी। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो जो सीट की डिग्री है इसके अंदर भी चेंज किया कंपनी ने। पहले क्या था, पहले जो ये स्लोप आप देख रहे हो, ये स्लोप बहुत ज़्यादा था, ऐसे स्लोप था, यानी कि सीट आपकी ऐसे ऐसे चलती थी। अब इस स्लोप को भी कंपनी ने कम किया, अब आपका स्लोप बस ना के बराबर रह गया। अब सीट आपकी आगे पीछे ऐसे होगी। इसका फ़ायदा क्या है ना, यहाँ पर एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है, क्योंकि कुशनिंग बड़ी की है तो बैठते टाइम आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगी, अच्छा मज़ा आएगा आपको बैठकर इसके ऊपर। ये चेंज भी कंपनी ने इसके अंदर किया है, जो कि टाइम को देखते हुए ये किसानों को ज़रूरत थी और किसानों को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम गियर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाओ आप, किसान भाइयों को दिखाओ। इसके अंदर जो गियर बॉक्स है ये आपको मिलता है दोस्तों कॉलर शिफ्ट कंपनी की अपनी लैंग्वेज में, लेकिन जो गियर बॉक्स है ये आपका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, फुली कांस्टेंट मैश है। आपको टोटल स्पीड इसके अंदर D यहाँ मिलते हैं ABCD, और यहाँ पर आपको 3 गियर मिलते हैं, एक रिवर्स मिल जाता है। यानी कि 12+4 का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक पार्किंग गियर आपको दिखेगा। पार्किंग गियर का काम क्या है दोस्तों, ये जितना बेनिफिशियल है ना उतना कहीं ना कहीं हल्का से इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, अगर मान लो ट्रैक्टर चल रहा है, चलते टाइम अगर आपने पार्किंग गियर डाल दिया तो गियर बॉक्स के गियर जो है, गियर के टीथ जो हैं उनको तोड़ देगा ये। इसका ध्यान आपको थोड़ा सा ये रखना होता है कि जब आपका ट्रैक्टर बिल्कुल रुक गया है, मेन ब्रेक से आपने ट्रैक्टर रोक लिया, उसके बाद में आपको पार्किंग गियर डालना है। तो केवल ये आपको एक ध्यान रखना है। बाकी बेनिफिट ये है, अब मान लो किसी अनजान को भी अगर आपने ट्रैक्टर दे दिया तो उसको कई बार ये होता है नए ट्रैक्टरों के अंदर कि कई बार उसको पार्किंग गियर हटाना ही ध्यान नहीं रहता, पार्किंग का जो ब्रेक होता है, तो ट्रैक्टर पार्किंग ब्रेक में ही वो चला देता है। लेकिन इसके अंदर तो गियर में ही पार्किंग गियर है, तो जब गियर न्यूट्रल होगा तभी आपका ट्रैक्टर आगे चलेगा, तभी आपका अलग गियर डलेगा उसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जो चेंज हुआ वो यहाँ पर आप देखो, कई किसान भाइयों ने या ज़्यादातर किसान भाइयों को मैं कह सकता हूँ, उन्होंने अपना जो स्टीयरिंग है वो चेंज किया था। ये D सीरीज़ में कंपनी ने सबसे पहले स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस किया था, तो इसी स्टीयरिंग को कंपनी ने अब 5210 के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। छोटा स्टीयरिंग है, इजी है, रिलायबल है, और दूसरा आपके घुटनों में टच नहीं होता। और सीट की जो मैं कुशनिंग की बात कर रहा था, ये चीज़ आप यहाँ पर देख लो, एक अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। अब आगे की तरफ ऐसा नहीं होता कि मैं गिर रहा हूँ या रपट रहा हूँ, फिसल रहा हूँ, तो वो दिक्कत भी ख़त्म हो गई है। एक अच्छी कुशनिंग आपको यहाँ मिल गई है और पीछे भी एक अच्छी कुशनिंग यहाँ पर आपको मिल गई है। तो चलाने में और ज़्यादा कंपनी ने इसको कंफर्टेबल बना दिया है। क्लच की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर मिलता है। ये इसका मेन क्लच पैडल आपको दिखेगा, और जो PTO के लिए इंडिपेंडेंट PTO क्लच है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो मॉडल अपने साथ में खड़ा हुआ है ये रिवर्स PTO वाला मॉडल है, तो इसके अंदर छोटे चेंजेस भी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप अगर रेगुलर PTO यानी कि डुअल PTO लोगे 540 प्लस इकोनॉमी, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के लीवर देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आपको एक ये यहाँ पर PTO क्लच दिख रहा है, इसकी पोजीशनिंग कुछ अलग तरीके से है, लीवर कुछ अलग तरीके का है, क्लच वायर के साथ में अटैच है। 4 व्हील का लीवर आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये PTO का जो गियर है ये इस तरीके का है, तो उसके गियर में थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें होंडा स्पोर्ट ही आपको उसके अंदर भी सेम मिलेगी। उसके बाद में बात आती है ब्रेक्स की, कि इसके ब्रेक्स किस तरीके के हैं। यहाँ पर आप आ जाओ, किसान भाइयों को दिखाओ। ये आप कह सकते हो कि जॉन डियर की स्पेशलिटी है कि इसके जैसे ब्रेक नो डाउट किसी भी कंपनी के किसी भी मॉडल में देखने को आपको नहीं मिलते हैं। ब्रेक में चेंज क्या है,
आप अगर ब्रेक देखोगे तो आप अगर सिंगल उंगली से भी इनको ऑपरेट करोगे ना तो ऑपरेट इजीली हो जाएंगे। सस्पेंडेड पैडल होने के साथ साथ में इनको बोलती है कंपनी पावर ब्रेक्स। पावर ब्रेक्स काम किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर जो प्रेशर ऑयल है आपका, जो प्रेशर पंप के साथ में ऑपरेट होता है, वही ब्रेक्स के साथ में भी ऑपरेट होता है। ये सेल्फ इक्वलाइजिंग, सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक इसके अंदर दिए गए हैं। सीधा सा मतलब ये है, ना तो ऐसा होगा कि आपने ये राइट पैडल ज़्यादा यूज़ किया तो ये कम आने लग जाए और ये ज़्यादा आने लग जाए। एडजस्ट भी ये खुद ही से होंगे, बराबर दोनों ब्रेक्स आएंगे, और ना ही कोई ब्रेक्स में दिक्कत आएगी लंबे टाइम तक। आपको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको इनको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट आप कह सकते हो जो जॉन डियर शुरुआत से देता है। उसके अलावा डिफरेंशियल लॉक पैडल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर पीछे दिए गए हैं, उनके लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है। डुअल हाइड्रोलिक के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये रिवर्स पीटीओ वाला मॉडल है। अगर आप इसके अंदर टॉप वेरिएंट के अंदर जाओगे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस और आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टिल्ट स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर EQRL के बटन आ जाएंगे, जिनके अंदर आप अपनी लिफ्ट को, आपने मान लो एक बार लीवर सेट कर लिए और लिफ्ट को बार बार ऊपर नीचे गिराना है, तो आप उन बटन की सहायता से अपनी लिफ्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये 2 फीचर्स आपको मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट के अंदर। लेकिन टॉप वेरिएंट के अंदर आपको पैसा भी उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उनकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे टिल्ट स्टीयरिंग की ज़रूरत है, मुझे एडजस्ट उसको करना है, या मुझे लिफ्ट के अंदर भी लिफ्ट वाले जो बटन हैं उनके कंट्रोल की ज़रूरत है, तभी आप उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं करना, एक बजट सेगमेंट का ट्रैक्टर देख रहे हो, तो तब आपके लिए ये वाला मॉडल ज़्यादा बेस्ट कहीं ना कहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, कूलेंट के लिए कंटेनर आपने सभी ट्रैक्टर के अंदर देखा होगा। किसान भाई आज भी इससे अनजान है कि इसका काम क्या है। डीलर भाई भी मेरे कुछ बता नहीं पाते किसान को। इसका काम मेनली दोस्तों ये होता है, जब आपके ट्रैक्टर में, जैसे अब खड़ा है ट्रैक्टर, स्टार्ट नहीं करा मैंने, तो कोल्ड फुल यहाँ तक अगर आपके इसके कूलेंट है इसके अंदर, रिजर्वायर के अंदर, तो ये ठीक है। जब आपका ट्रैक्टर चलेगा, उसके अंदर कूलेंट गर्म होगा रेडिएटर के, तो वो उबलता है, उबल के वो बाहर आएगा। तो ओवरफ्लो के लिए ये जो पाइप है, ये इस ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में कनेक्ट रहता है, जिससे कि जो आपका कूलेंट उबल रहा है वो सीधा इसके अंदर आ जाता है, वो सीधा नीचे बाहर नहीं जाता। तो इसका काम ये होता है दोस्तों। जब उसके अंदर आपका कूलेंट ठंडा होगा, जब ट्रैक्टर आप खड़ा करोगे, तो दोबारा से उसको फिल कर देगा ये रेडिएटर के अंदर। तो ये इसका काम रहता है दोस्तों। अब आ जाओ आप पिछले हिस्से के बारे में हम बात करेंगे कि पिछले हिस्से की तरफ किस तरीके का है ट्रैक्टर। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे तो इसके अंदर हैवी ड्यूटी लिंकेज आपको मिल जाती हैं। 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। लेकिन अगर आप इसके लिफ्ट प्रो वेरिएंट की तरफ जाओगे तो 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी। अब इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी अगर बड़ी है तो उसके अंदर अंतर कैसे हैं, और अंतर है तो प्राइस में भी अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। डिफरेंस समझा देता हूँ क्या है। इसके अंदर कंपनी ने जब लिफ्टिंग कैपेसिटी लिफ्ट प्रो वेरिएंट के अंदर बढ़ाई है तो कोई अलग से जैक नहीं लगाया। उसका जो मेन जैक है, जो हाइड्रोलिक के अंदर ही रहता है, उसको हैवी कंपनी ने किया। उसी के साथ साथ में जो ये पूरा आपका जो पिछला एक्सल है, इसके अंदर भी यहाँ पर नट बढ़ाए हैं, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ को कंपनी ने बढ़ाया है। जब लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसके एक्सल को भी उतना मजबूत होना है। 2500 किलोग्राम की जब लिफ्टिंग कैपेसिटी आप इसके साथ में लोगे, पीछे कोई भी इम्प्लीमेंट कैरी करोगे, अगर आपके एक्सल उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए गए, उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्रेकडाउन आने के चांस हो सकते हैं। तो इसके ऊपर कंपनी ने बड़ा अच्छा काम किया कि लिफ्टिंग कैपेसिटी जब बढ़ाई तो अंदर से उसको बड़ा किया, जो मेन इसका जैक रहता है, और एक्सल को भी मजबूत किया है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये वेरिएंट अपना 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में है। यहाँ पर आपको चैन टाइप की साइड में जैक देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जैसे ये रिवर्स पीटीओ वाला मॉडल है, इस तरीके के आपको सिस्टम मिलेगा। अगर आप इसके अंदर नॉर्मल पीटीओ वाला वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर यहाँ पर जैक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कंपनी ने थोड़ी सी कमी यहाँ पर आज भी की है, जो कंपनी को समय को देखते हुए चेंज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर इसको चप्पल बोला जाता है। चप्पल के अंदर सिंगल यहाँ पर एक पट्टी आ रही है और इसके साथ में ये आपका जैक कनेक्ट है। जैसे ये आपकी इस टाइम जो जैक है ये कनेक्ट है, ऐसे ही जो आपका हैवी जैक आता है वो भी कनेक्ट होता है। होता ये है, जब आप इसको फुल एडजस्ट कर लोगे उसके बाद भी यहाँ पर प्ले रह जाती है, ये वाली जो प्ले है ये बच जाती है।
कंपनी को क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको जैक दिख रहा है, ये इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर चप्पल ये डबल बनाना चाहिए और बीच में इस तरीके का गुल्ला दे देना चाहिए, जिससे कि ये लिंक आपकी अगर एक बार एडजस्ट कर दी तो कहीं ना जाए और ये टूट फूट ना हो। इसके अंदर घिसाई बहुत ज़्यादा होती है, जब ये ऐसे ऐसे भी हिलता है यहाँ से और यहाँ से लिंक भी उसको हिलाती है, तो ये चेंज कंपनी को करने की ज़रूरत है। ये बेकार नहीं है, आप इसको कह दो कि भाई बेकार है, जल्दी ख़राब हो जाएगा, ख़राब कहीं नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम को देखते हुए कंपनी को इसके अंदर भी छोटा सा चेंज करना चाहिए मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में डीजल टैंक के ऊपर आ जाते हैं। डीजल टैंक आपको फाइबर का देखने को मिल जाता है, नो डाउट कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती है। कुछ किसान भाई आज भी ये सोचते हैं कि यार फाइबर का डीजल टैंक है, कहीं टूट तो ना जाए, कुछ लग ना जाए इसके अंदर। मेरे भाई कंपनी ने जब लगाया है तो पता नहीं कितनी सारी टेस्टिंग इसके ऊपर करके देखी होंगी। जो ख्याल आपके दिमाग में आते हैं वो सारे ख्याल कंपनी ने इसके ऊपर आजमा करके देखे होंगे, तब इसके अंदर डीजल टैंक लगाया है। 68 लीटर का डीजल टैंक इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि किलो के साथ में आता है। और ये आपका सेंसर यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको फ्यूल की इंडिकेशन आपके डिस्प्ले में दिखा देगा कि आपके टैंक में कितना फ्यूल बचा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टूल बॉक्स फेंडर के ऊपर देखने को मिल जाता है। कंपनी ने आज भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, वहीं देखने को मिलता है। इसकी भी प्लेसमेंट चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि जब ट्रैक्टर चलता है, वाइब्रेट करता है, तो ये कहीं ना कहीं एक हेडेक भरा हो जाता है, तो ये कंपनी को चेंज करना चाहिए। उसके अलावा अगर बात कर लें हम पीटीओ की, डबल पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर आता है। चॉइस आपकी है 540 प्लस रिवर्स ले सकते हो, 540 प्लस मल्टी स्पीड ले सकते हो, तो वो चॉइस आपकी रहेगी। पीटीओ एचपी की बात कर लें तो 42.8 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके दे देता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के ट्रैक्टर में आपको दिखेगा कि 50 एचपी के ट्रैक्टर में 46 एचपी की पीटीओ पावर मिल जाती है। ये क्या करिश्मा है, इसके अंदर 42.8 एचपी की पीटीओ पावर है, फिर भी किसान जो इसको चलाते हैं वो ये कहते हैं कि पीटीओ के मामले में इस ट्रैक्टर का जवाब आज भी नहीं है। ये क्या फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एक चीज़ का आपको किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आप खरीदने जा रहे हो, ख्याल रखना है कि जो थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल में भी वो चीज़ें आपको उतनी ही दिखाई दें। यानी कि जो अंतर इसके अंदर, जैसे 3 एचपी का पीटीओ का अंतर है, बाकी ट्रैक्टरों में 46 एचपी की पीटीओ पावर मिल जाती है, तो वो अंतर ज़रूरी नहीं है कि आपको फील्ड में भी दिखाई दे जब आप उसको चला रहे हो। तो कभी भी किसी भी कंपनी का अगर आप ट्रैक्टर लेने जाएं तो थियोरेटिकल आप उसके ऊपर ना जाएं, उसका पहले डेमो लें, परख लें उसको, तब ट्रैक्टर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें। बात यहाँ पर मैं जॉन डियर की ही नहीं कर रहा कि जॉन डियर की बात हो रही है, सभी कंपनी के लिए बोल रहा हूँ। किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर लें आप, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर पीछे आपको मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। पहले अलग सिस्टम वाला वो रहता था इसके अंदर, जिसको कि लगाने हटाने में बड़ी दिक्कत आती थी। फिर कंपनी ने जो रेगुलर पॉइंट चलते हैं वही रेगुलर पॉइंट इसके अंदर दे दिए हैं, जिसको कि ईज़िली आप प्रेशर का कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हो तो इसके साथ में अटैच कर सकते हो। पीछे बैकलाइट मिल जाती है, हेलोजन टाइप की बैकलाइट है, अच्छा थ्रो देती है पीछे, लेकिन टाइम को देखते हुए इसके अंदर भी चेंज हो जाना चाहिए था। जैसे एलईडी को दे देना चाहिए कंपनी को, और जो अपने मेन इंडिकेटर हैं इसको भी कंपनी को एलईडी दे देना चाहिए। नो डाउट इंडिकेटर जैसा ट्रैक्टर है ना, उतने उसी हिसाब से पिछले इंडिकेटर बड़े साइज़ के इस ट्रैक्टर के अंदर मिलते हैं, जो पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं बड़े ज़बरदस्त लगते हैं दिखने में कि हाँ यार हैवी ट्रैक्टर है तो हैवी इंडिकेटर है। ये नहीं कि इतना सा इंडिकेटर ही अगला और सेम इंडिकेटर दे दिया, तो ये बड़ा इंडिकेटर है। बस इसको कंपनी को अगर एलईडी कर दे कंपनी तो ज़्यादा बेस्ट कहीं ना कहीं हो सकता है आज के टाइम को देखते हुए। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, जो फीचर्स हैं, वो इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को आपको मिल जाते हैं। अब बात निकल करके आ जाती है मुद्दे की कि किन किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किन किसान भाइयों को अगर 50 एचपी में जॉन डियर ही लेना है तो 50 डी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाली वीडियो इसके और 50 डी के कंपैरिजन की भी आएगी, जिसके अंदर आपको साइड बाय साइड मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस दोनों के अंदर है, किस किसान भाई के लिए 50 डी बेस्ट है, किस किसान भाई को 5210 की तरफ चला जाना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5210 की, तो 5210 की ही बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि आपको 50 एचपी में बाकी कंपनियों को छोड़कर इसके ऊपर चला जाना चाहिए। देखो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि अगर 50 एचपी का ट्रैक्टर आप मार्केट में किसी भी कंपनी का लेने जा रहे हो या जॉन डियर लेने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जॉन डियर लोगे तो 55 एचपी की पावर लगा देगा और बाकी कंपनी का लोगे तो वो 49 एचपी की पावर लगाएगा अगर 50 एचपी का है। ये भी स्टॉक ट्रैक्टर 50 एचपी की ही पावर आपको लगा करके देगा। बस फ़र्क कितना आएगा, फ़र्क इतना आएगा
चलाने का तरीका, चलाने का कंफर्ट वो इसका कुछ और होगा, बाकी कंपनी के ट्रैक्टर का कुछ और होगा। इसकी रिलायबिलिटी, लॉन्ग लाइफ, मेंटेनेंस वो कुछ और होगा, दूसरी कंपनी के ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कुछ और होगा। ये ख्याल रखना, पॉइंट दिमाग में रखना, आपको दिमाग में रखने वाली बातें हैं, क्योंकि बाद में किसान भाई ये पछताता है, ये कमेंट मेरी वीडियोस के ऊपर आते हैं कि भाई जी मेरे ट्रैक्टर के अंदर मुझे जो पावर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। मेरे भाई उसके अंदर पावर 50 HP की ही लगा रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी कि हमारा ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा काम करके दे देगा, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी बाद में कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती हैं। तो पहले ही आपको जान लेना ये ज़रूरी है कि 50 HP का ट्रैक्टर है तो 50 HP की पावर ही लगा करके देगा। फ़र्क मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग लाइफ ट्रैक्टर है, मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर है, रिलायबिलिटी अच्छी मिल जाती है, प्लस चलाने का जो इसका एक मैं अगर कह दूं कंफर्ट है वो एक अलग लेवल का मिल जाता है। ट्रैक्टर की आवाज़ भी मैं आपको सुनवाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि ट्रैक्टर की आवाज़ किस तरीके की है, कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है, क्योंकि जब किसान भाई थोड़ा बहुत ट्रैक्टर चलाता है तो आवाज़ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन जब किसान भाई घंटों तक उसके ऊपर बैठता है तो ट्रैक्टर की थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ भी उसको चुभने लग जाती है। तो इसकी आवाज़ कैसी है वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। सबसे बड़ा सवाल आपका ये रहता है कि भाई इसकी प्राइस क्या है, ऑन रोड आखिर इस ट्रैक्टर को हम कितने रुपए में ख़रीद सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये पहली कंपनी ऐसी है जिसके अंदर सेम ट्रैक्टर के अंदर जैसे कार्स में मॉडल आते हैं ना, वैसे ही कई सारे मॉडल दिए गए हैं। जैसे रिवर्स PTO वाला मॉडल है, V1 मॉडल आ जाता है, V1 के अंदर भी लिफ्ट प्रो आ जाता है, V2 के अंदर लिफ्ट प्रो आ जाता है, लिफ्ट प्रो के साथ साथ में टिल्ट स्टीयरिंग और EQRL के बटन आ जाते हैं। तो कई सारे जो चेंजेस हैं वो इसके अलग अलग वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात कर लूँ तो लगभग 10.5 लाख रुपए से लेकर के 11.5 लाख तक के आपको मॉडल इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिपेंड करेगा कि आप किस मॉडल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उसी हिसाब से प्राइस थोड़ा सा वेरी करेगी। बाकी स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्राइस वेरी करती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट करके इसके एग्जैक्ट प्राइस के बारे में जान पाएंगे। बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के माइलेज की, कि भाई 1 घंटे में ट्रैक्टर आखिर डीजल कितना खाता है। सबसे ज़्यादा सवाल आपका रहता है कि यार 1 घंटे में जॉन डियर ट्रैक्टर कितना डीजल खाता है। डीजल वेरी करता है कि आपका ट्रैक्टर किस कंडीशन में चल रहा है, आपके ट्रैक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट कितना बड़ा चल रहा है, आपका ट्रैक्टर कितने RPM के ऊपर चल रहा है, आपका ट्रैक्टर किस फील्ड कंडीशन में चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। अगर आपका ट्रैक्टर मान लो 50 HP का ट्रैक्टर है और वो अंडर लोड चल रहा है तो डीजल कंजप्शन कुछ और होगा। आपका ट्रैक्टर 50 HP का है, सेम इम्प्लीमेंट के ऊपर दूसरे खेत में आप चला रहे हो, वहाँ पर ओवरलोड चल रहा है तो डीजल कंजप्शन कुछ और निकल करके आएगा। अगर एक मैक्सिमम लोड के इसकी बात कर लूँ, जहाँ ट्रैक्टर 50 HP की पावर जनरेट कर रहा है और इसको लगभग 48 से 49 HP की पावर में काम इसका चल रहा है, तो वहाँ पर जो डीजल कंजप्शन है वो 5 से 6 लीटर के आसपास इसकी पर आवर की डीजल कंजप्शन रहेगी। वहीं पर अगर ट्रैक्टर आपका अंडर लोड चल रहा है तो डीजल कंजप्शन लगभग 4 से 5 लीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपका ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहा है तो फिर डीजल की कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरीके का ट्रैक्टर खाएगा। उसकी डीजल कंजप्शन हो सकता है 7 लीटर भी वो कंजप्शन कर ले, 8 लीटर भी कंजप्शन कर ले, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है जब ट्रैक्टर ओवरलोड कंडीशन में चलता है। बात यहाँ पर अकेला जॉन डियर की नहीं हो रही है कि जॉन डियर ट्रैक्टर इतना तेल खाएगा। ओवरलोड कंडीशन में आपका किसी भी कंपनी का कोई भी मॉडल ट्रैक्टर हो, वो ओवरलोड में डीजल हमेशा ही ज़्यादा खाएगा। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपने इम्प्लीमेंट किस साइज़ का डाला हुआ है और आप उसको किस तरीके से चला रहे हो। डीजल कंजप्शन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करने वाली है। उसके बाद में बात ये आती है कि आज के टाइम में भी 90% किसान भाई ये नहीं जानता कि ट्रैक्टर को चलाना कितने RPM के ऊपर है। मान लो 2100 रेटेड RPM है इसके, तो क्या 2100 रेटेड RPM पर ट्रैक्टर चलेगा? या किसी अन्य कंपनी के ट्रैक्टर के 1800 रेटेड RPM है तो क्या 1800 रेटेड RPM पर ट्रैक्टर चलेगा? मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। ट्रैक्टर चलता है रेटेड RPM से 80 से 85% RPM पर, यानी कि लगभग अगर इसके 2100 रेटेड RPM हैं तो लगभग आपको उससे 85 से 80% RPM पर ही ट्रैक्टर को चलाना है, यानी कि 1500-1600 के RPM के आसपास आपको ट्रैक्टर को चलाना है, जिससे कि जो ट्रैक्टर है आपका वो डीजल कंजप्शन भी अच्छा करेगा, काम भी अच्छा आपको करके देगा और साथ में उसकी लाइफ जो है वो भी बनी रहेगी। क्योंकि फॉर्मूला ये है कि जब आप उसको मैक्सिमम पावर पर यूज़ करोगे, यानी कि रेटेड RPM पर ट्रैक्टर को चलाओगे, तो वहाँ पर ट्रैक्टर का जो बैकअप टॉर्क है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से किसान को
जो डीजल है वो भी ज़्यादा लगता है किसान का उसी काम को करते हुए, और ट्रैक्टर की लाइफ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप उसकी पीक पावर यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप रेटेड आरपीएम से 80 से 85% आरपीएम पर ट्रैक्टर को चलाओगे तो वहाँ पर एक डीजल कंजप्शन भी अच्छा निकल करके ट्रैक्टर का आएगा, और ट्रैक्टर का जो बैकअप टॉर्क है जिसको बोला जाता है, जो किसान भाइयों को खेत में चलाते हुए समझ में नहीं आता कि बैकअप टॉर्क ट्रैक्टर लगाता कहाँ है, तो वो भी आपको फील्ड में दिखेगा कि हाँ यार ट्रैक्टर बैकअप टॉर्क लगा रहा है। कहाँ लगाता है? मान लो 1600 आरपीएम पर ट्रैक्टर चल रहा है, एक खेत में हम चला रहे हैं, हम उस कोने में जब पहुँचे वहाँ गीला आ गया, वहाँ ट्रैक्टर को और पावर लगानी पड़ी, तो आरपीएम ट्रैक्टर अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएगा, आरपीएम ट्रैक्टर रोकने की कोशिश करेगा। उसी को बोला जाता है दोस्तों बैकअप टॉर्क, जो कि ट्रैक्टर लगाता है जब आप एक अच्छे आरपीएम पे ट्रैक्टर को चलाते हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी ओवरऑल। अब बात करते हैं कि ट्रैक्टर की स्टार्टिंग किस तरीके की है और ट्रैक्टर की आवाज़ किस तरीके की है। ठीक है, ट्रैक्टर को करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग नो डाउट काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी स्मूथ ट्रैक्टर की रहती है। आप पास आकर के किसान भाइयों को दिखा सकते हो। आपको ये एक चीज़ और दिमाग में आपके आती है कि नया ट्रैक्टर है भाई, जैसे मैं रेस को रेप कर रहा हूँ, धुआं क्यों दे रहा है? आता है ना कि यार धुआं क्यों दे रहा है भाई। जो भी आपका किसी भी कंपनी का अगर टर्बो चार्ज ट्रैक्टर है तो स्टार्टिंग के टाइम पर जब तक आपका ट्रैक्टर हीट नहीं होगा, यानी कि एक टेम्परेचर नहीं ले लेगा, तब तक ये कंडीशन आपको दिखाई देगी। जब आपका ट्रैक्टर कुछ टाइम चल जाएगा, एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, तो उसके बाद में धुआं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इस धुएं का कारण क्या है? इसके अंदर लगा हुआ है टर्बो चार्जर, जिसके आरपीएम भी मैंने आपको बता दिया, लगभग 1,75,000 के आसपास आरपीएम चले जाते हैं जब आप ट्रैक्टर को रेटेड आरपीएम पर चलाते हो। तो होता ये है कि वो जब डीजल आपका स्प्रे हुआ उसके अंदर, जब टर्बो ने पीछे से प्रेशर बनाया तो वो आपका धुआं एकदम से बाहर निकल जाता है। तो ये इसलिए ट्रैक्टर जो है वो धुआं दिखाई देता है, ये आप देखते हैं। बाकी अगर मैं इंजन के रेस्पॉन्स की बात कर लूँ, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है। आवाज़ की बात कर लूँ, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है। फालतू की ट्रैक्टर की आवाज़ नहीं है और फालतू का ट्रैक्टर का शोर नहीं है, कोई किसी तरीके की फालतू की वाइब्रेशन नहीं फील होती है। स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स आपको चेक करा देता हूँ मैं, ये आप लोग चेक कर लो। पहली चीज़ तो आप ये देखोगे कि बड़े टायर होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा जो टर्निंग रेडियस है वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग की स्मूथनेस आप चेक कर लो। ये डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको स्मूथ ज़्यादा रहता है स्टीयरिंग, और दूसरा आपको इसकी जो काट है वो ज़्यादा मिल जाती है अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में। ये आप देखो। अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूँगा तो गियर शिफ्टिंग भी ट्रैक्टर की अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, अच्छी खासी गियर शिफ्टिंग ट्रैक्टर की रहती है। ये आप चेक कर लीजिए। और ब्रेकिंग की बात कर लूँ तो ब्रेकिंग के मामले में मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि ट्रैक्टर की ब्रेकिंग किस तरीके की है। ये आप चेक करें, ट्रैक्टर एकदम से ना स्टक हो जाता है। ब्रेकिंग के मामले में इस ट्रैक्टर का कोई तोड़ नहीं है, आज भी नहीं था और पहले भी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। ओवरऑल आप लोगों ने इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में जान लिया कि क्या कुछ फीचर्स हैं और क्या कुछ चेंज किए गए हैं आज के टाइम को देखते हुए, क्या चेंज करने की कंपनी को ज़रूरत है, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। कैसी लगी है आज की ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से राय साझा कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए हमें ये ट्रैक्टर प्रोवाइड कराया था आरव एग्री जोन, जिसके डीलर साहब हैं हरविंदर जी, उनका स्पेशल थैंक्स करते हैं जिन्होंने आज की वीडियो के लिए हमें ये ट्रैक्टर प्रोवाइड कराया। बाकी कैसी लगी वीडियो, राय साझा कर सकते हैं, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ इसकी और 50-50 डी की कंपैरिजन की, कि दोनों में से चॉइस करने में बड़ी दिक्कत आती है कि कौन सा ट्रैक्टर आपको खरीदना चाहिए, तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।